फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 5 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 4 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार एसएससी इंटर लेवल की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023-24 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। करें देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए एडुटेरिया बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट्स, उसके सेट नंबर 5 को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से 4 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। जिन्होंने भी नहीं देखा इन सेट्स को ज़रूर देख लीजिएगा। इनका लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। बड़ा ही यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होते चलेगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनना है। एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है ऐसे कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा किया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। चलिए दूसरा प्रश्न है कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध जो है किससे है, तो फ्रेंड्स यह आरपीएफ से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया है। अच्छा, ऑपरेशन कुछ और मैं आपको बता देता हूं। जैसे ऑपरेशन अजय आपको याद रखना है। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीयों को वापसी के लिए चलाया गया था। ठीक है। ऑपरेशन कावेरी याद रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान में फंसे भारतीयों को वापसी के लिए। और ऑपरेशन दोस्त आपको भी याद होगा, जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे राहत के लिए भारतीयों को निकालने के लिए। तो ये तीनों आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। 53वां जो है ये 2021 वाला है, बहुत लेट से जो है इस बार दिया गया है। अच्छा, 52वां किसको दिया गया था, 52वां भी याद रखेंगे। 52वां 2020 वाला जो है आशा पारेख को दिया गया था। ठीक है, आशा पारेख को। और 53वां दिया गया है वहीदा रहमान को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में जो है योगदान के लिए दिया जाता है और पहली बार यह देविका रानी रोरिक को दिया गया था 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। देखिए, एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और ये जो विश्व खाद्य दिवस जो है ना, विश्व खाद्य पुरस्कार जो है ना, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार यह पुरस्कार एमएस स्वामीनाथन को ही दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1987 में दिया गया था। ठीक है, 1987 में। अच्छा, ये जो एमएस स्वामीनाथन हैं इनको पद्मश्री कब दिया गया था, तो पद्मश्री 1967 में दिया गया था। पद्म भूषण कब दिया गया था, 1972 में दिया गया था। और पद्म विभूषण कब दिया गया था, तो 1989 में दिया गया था। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वर्गीज कुरियन जो हैं, वर्गीज कुरियन जिनको कि जो श्वेत क्रांति है उसका जनक माना जाता है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, उनको भी यह पुरस्कार दिया गया है। जो विश्व खाद्य पुरस्कार है वर्गीज कुरियन को भी दिया गया है।
कब? तो 1989 में उनको दिया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो है यह प्रतिवर्ष वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और देखिए इस वर्ष जो है टोटल 139 कंट्री में भारत का स्थान जो है 38वां है। लगातार भारत के प्रदर्शन में जो है सुधार हो रहा है। इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? गज उत्सव 2023 का आयोजन जो है यह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए असम में किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा काजीरंगा, मानस भी असम में ही है, ध्यान रखिएगा। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अच्छा, टोटल पद्म पुरस्कार जो है आपको याद होगा 106 लोगों को दिया गया है, जिनमें से 6 लोगों को जो है पद्म क्या दिया गया? विभूषण दिया गया है। 9 लोगों को क्या दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है। और 91 लोगों को क्या दिया गया है? तो पद्मश्री दिया गया। इनको ऐड करिए, देखिए टोटल 106 आ जाएगा। तो यहाँ पद्म विभूषण पूछा गया है जो कि 6 लोगों को दिया गया। कौन कौन से? तो 6 लोगों का नाम फटाफट उंगली पर काउंट कर लेंगे। बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, MS कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव जी को। ठीक है, चलिए 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ब्रिक्स में आपको पता है ना, ये सबको पता होगा, BRICS। ब्रिक्स में आपका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, और 15वां जो हुआ था ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और अगला जो होगा आप कह सकते हैं कि 16वां रसिया में होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता कौन है? विजेता नहीं, उप विजेता पूछा जा रहा है। संतोष ट्रॉफी का आयोजन भारत और कहाँ कहाँ किया गया था? सऊदी अरब में हुआ था। दोनों नाम याद रखेंगे, भारत और सऊदी अरब में। और इस बार विनर जो रहा है यह कर्नाटक रहा है। कर्नाटक ने हरा करके किसको यह खिताब जीता? तो मेघालय को, यानी कि मेघालय उप विजेता रहा है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। चलिए, किस IIT द्वारा आब प्रहरी ऐप को जो है लॉन्च किया गया है? आब प्रहरी ऐप को किस IIT संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो शहरी क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग जो है, यानी कि जल जमाव जो है उसको और बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए यह एक ऐप है। कौन सा? तो आब प्रहरी मोबाइल ऐप। इसको IIT दिल्ली के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक को लिखा किसने है? तो इसको लिखा है फिरोज वरुण गांधी ने। फिरोज वरुण गांधी इनका नाम है, तो यहाँ पर फिरोज गांधी दिया गया है। फिरोज वरुण गांधी आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें सलमान रुश्दी का पुस्तक याद रखेंगे, विक्ट्री सिटी है। ठीक है ना। रस्किन बॉन्ड का द गोल्डन ईयर्स है, याद रखिएगा, अभी हाल ही में ये सभी प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कोली लोक नृत्य जो है इसका संबंध किस राज्य से है? कोली तमाशा, तमाशा भी याद रखिएगा, कोली तमाशा ये सब महाराष्ट्र का है। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र दिया गया। अच्छा, महाराष्ट्र की एक पेंटिंग है, जैसे बिहार की मधुबनी पेंटिंग है उसी प्रकार से आपका महाराष्ट्र का एक पेंटिंग है वारली पेंटिंग। वारली पेंटिंग याद रखिएगा, ठीक है ना, महाराष्ट्र का है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। इसका स्थापना जो है 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्रसंघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में किया गया था। कब? 1919 में। ठीक है, 1919 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? देखिए ज्ञान बिंदु वाला जो करंट अफेयर्स था फ्रेंड्स, मैंने उसको कवर कराया हुआ, पूरा कंप्लीट बुक जनवरी से दिसंबर तक का, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। पूरा 40 सेट मैंने कराया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए कैगा जो है फ्रेंड्स यह कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कैगा कर्नाटक में है और 2000 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, कैगा कर्नाटक। और नरौरा एक है, नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा कहाँ पर है? गुजरात में है। उसके बाद कुंडलकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। रावतभाटा राजस्थान में है। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेकमेट, उसके बाद विसव और गैम्बिट। बड़ा ही सिंपल है चेकमेट, आप चेकमेट से ही समझिएगा कि यह शतरंज से संबंधित शब्दावली है। ठीक है, शतरंज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
देखिए, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? एक राजकोषीय नीति है और एक मौद्रिक नीति है, दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति यह निर्धारित कौन करता है? तो यह आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वही करता है। वित्त मंत्रालय, कहीं ऑप्शन में सरकार लिख दिया जाए तो भी सरकार टिक कर दीजिएगा। देखिए, बजट एक लेख पत्र है। बजट जो है यह एक लेख पत्र होता है सरकार की राजकोषीय नीति का, ठीक है ना। बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो है सरकार की प्राप्तियों और व्यय जो होता है उसका वितरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं सूची 1 और सूची 2 को, और यहाँ से आंसर आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो ओपन जनरल लाइसेंस ये आपका हो जाएगा क्या? विदेश व्यापार। ट्राइसम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रोजगार, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक यह आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति। और नकदी रिजर्व अनुपात जो है यह आपका ऋण नियंत्रण से संबंधित हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 2, 1, 4 और 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहली की भी बताइएगा और दूसरी भी पंचवर्षीय योजना है, दोनों किस मॉडल पर आधारित थी वही पूछा गया है। पहली और दूसरी दोनों आप कमेंट करके बताइएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही थी और दूसरी 56 से 61 तक रही थी, ठीक है। दोनों किस योजना पर आधारित है उसका बताइए कमेंट करके। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इन्हें काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा कब? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 1971 में, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के जो है अगर बात करें, जिसे पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य के रूप में भी शामिल किया गया था, तो 1971 हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया गया था 1969 में, ठीक है। 1969 में लिख भी देता हूँ। और हरित क्रांति 1966-67 आपको याद भी होगा। तो 3, 2, 1, 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1966-67, तो बिल्कुल ये 3, 2, 1 हो जाएगा, 3, 2, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो इसमें से अगर हम बात करें तो जल प्रबंधन का बिल्कुल है, वन्यजीव सुरक्षा का भी है और वन रोपण का, इनका संबंध पारिस्थितिकी बैलेंस से बिल्कुल है। संतुलन से औद्योगिक प्रबंधन इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अगर उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। यह स्टेटमेंट जो है 1857 के विद्रोह के संबंध में किसका है? बताइए। उनमें यानी कि जो क्रांतिकारी थे उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी जो है किसने किया था? तो फ्रेंड्स, यह टिप्पणी जो है जॉन लॉरेंस का है, जॉन लॉरेंस का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किससे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक जो है ये वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। उसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसने 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई थी, ठीक है। साथ ही साथ वारेन हेस्टिंग ने एक हिंदू कोड भी संकलित करवाया था, तो इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया था? पटना में जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, यह पीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था, पीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको दबाया था किसने? तो इसको दबाया था कमिश्नर टेलर ने। पटना का यह कमिश्नर था, इसी ने दबा दिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, बिहार में हुआ था गया में, और एक 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में आपको याद भी होगा, इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। गया में हुआ था, ये गया वाला अधिवेशन की बात पूछ रहा है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सी.आर. दास ने किया था, चित्तरंजन दास। इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास। और एक दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है, दीन बंधु के नाम से जाना जाता है सी.एफ. एंड्रूज को, सी.एफ. एंड्रूज को, किसको? सी.एफ. एंड्रूज को जाना जाता है, एंड्रूज को, ठीक है ना, दीन बंधु के नाम से। और देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है।
निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है और यहाँ से आंसर चुन करके बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, अब आपको पूरा दिख रहा है। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, सिंपल सा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरा चौरी की घटना जो है ये कब हुई थी, तो 1922 फरवरी में हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1919 में हुई थी। तो ये क्रम है, अब सजाइएगा। देखिए, अब यहाँ पर आपका 1 मिनट, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 होगा ना, 1914 से 18 हुआ था। तो ये बिल्कुल अब आप सजा लेंगे, ठीक है। चौथा हो जाएगा, चौथा के बाद दूसरा हो जाएगा, फिर दूसरा के बाद देखिए पहला हो जाएगा, क्योंकि ये मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और चौरा चौरी घाट 1922 में हुआ था, ठीक है। सजाइएगा, आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। झंडा कांड जो हुआ था ये असहयोग आंदोलन के समय बिहार में भागलपुर में हुआ था, ठीक है। फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था और इसमें भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद तो ये आपका भागलपुर हो जाएगा। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का ये सही क्रम आपको बताना है। अब दिख रहा होगा आपको अकबर का ये, चलिए बताइएगा। तो आपको पता है, मैं पहले आंसर बताता हूँ। देखिए, सी नंबर आंसर जो होगा ये सही होगा। क्यों? क्योंकि दास प्रथा इसकी समाप्ति किया था अकबर ने 1562 में। क्रम से मैं लिखते चलता हूँ। उसके बाद बात करते हैं तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति इसने 1563 में किया था, ठीक है। जजिया कर की समाप्ति इसने 1564 में किया था। और दहसाला प्रणाली, जिसको टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है, 1580 में यह लागू किया गया था। क्रम याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था। दारा सिकोह जो था यह किस सूफी मत से प्रभावित था। दारा सिकोह कौन था? तो यह शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र था, दारा सिकोह, ठीक है। और इसने जो है उपनिषदों का अनुवाद जो है सिर ए अकबर के नाम से करवाया था। ये आप जरूर याद रखिएगा, सिर ए अकबर के नाम से इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। और यह कादरी संप्रदाय जो था उसी से संबंधित था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था, यानी कि दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर, ठीक है। याद रखिएगा, यह धौलावीरा था। धौलावीरा गुजरात में है और यहीं से जो है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर के मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर और महासंघिक में विभाजित हो गया था। तो यह कौन सी बौद्ध संगति थी? तो फ्रेंड्स, यह दूसरी बौद्ध संगति थी, जो कि कालाशोक के समय में वैशाली में आयोजित की गई थी, सबा कामी की अध्यक्षता में। तो ये सब आपको याद रखना है। इसी में जो है बौद्ध भिक्षुओं में अनुशासन को लेकर के मतभेद के कारण स्थाविर और महासंघिक में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो संस्था और संचार का संबंध, तो फ्रेंड्स यह गुप्तचर व्यवस्था से था। गुप्तचर व्यवस्था, संस्था जो थी ना, संस्था, ये संस्था और संचार गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित थी। लेकिन संस्था के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान पर रह कर के कार्य करते थे, यानी कि यह एक ऑफिशियल वर्क था, आप कह सकते हैं। और संचार जो था ना, संचार के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम करके कार्य करते थे, यानी कि यह फील्ड वर्क था, आज के भाषा में कहे तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। एक प्रश्न तो ये बनता है कि मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 7 वर्गों में। निम्न में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। 7 वर्ग कौन कौन से? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका आपको याद होगा, ठीक है ना। और देखिए, इंडिका में ही इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक यानी कि किसान, तीसरा पशुपालक या अहिर कहिए, ठीक है ना, पशुपालक याद रखिएगा। चौथा कारीगर या शिल्पी, पांचवा सैनिक, छठा एक मिनट, दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्षत्रिय नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य जो स्थित है यह रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसे भी आप
ध्यान रखिएगा रामेश्वरम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन है। तो लौह अयस्क का निर्यात करने वाला जो पतन है यह मार्मा गोवा है। मार्मा गोवा याद रखिएगा, ठीक है ना। यह पतन गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है। और यह जुआरी नदी के मुहाने पर है, जुआरी नदी के मुहाने पर है, जुआरी नदी। पारादीप उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। हिंद महासागर की बात करो, वैसे सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यू गिनी है, और तीसरे नंबर पर बोर्नियो आता है। चौथे नंबर पर मेडागास्कर है जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह विश्व में चौथे स्थान है इसका। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है। तो गंगा का डेल्टा जो है यह काफ़ी उपजाऊ है, और यह चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान के सहारे, किस पर्वत, तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन से क्या है। तो देखिए एक तो आपका मैं पहले आंसर बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये फोन है। अगर प्रश्न पूछा जाए फोन जो है कहाँ की स्थानीय पवन है, तो स्विट्जरलैंड की। याद रखें किस पर्वत के जो है उत्तरी ढाल के सहारे यह बहती है, तो आल्प्स पर्वत की। यहाँ पर देखिए चीनुक है, पहले आंसर में टिक कर देता हूँ फोन। अब ये चीनुक जो है ना, चीनुक भी याद रखना, ये अमेरिका में बहती है, यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर, रॉकी पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस का है, और यहाँ पर देखिए बोरा जो है ना एड्रियाटिक सागर के तट पर चलने वाली हवा है, यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट के सारे, ठीक है। चलिए भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो है कहाँ पर होता है। भूकंप का उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर वह बिंदु है जहां विक्षेप शुरू होता है, और अधिक केंद्र पर पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का बिंदु है अधिक केंद्र, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा भूकंप बेल्ट परिधि जो है प्रशांत भूकंपीय बेल्ट है, याद रखिएगा, और अधिकेंद्र इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए निहारिका क्या है। निहारिका जो है ये क्या है, निहारिका बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या होगा। निहारिका एक तप्त गैस का बादल है, इसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयन की जो वृत्त है, प्लाज्मा वृत्त जैसी मतलब प्लाज्मा गैस उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लियर। चलिए और यहाँ पर देखिए सुपरनोवा जो है, सुपरनोवा से जो पदार्थ निकलता है उसे निहारिका का जन्म होता है, सुपरनोवा से। और ये जो आपको तारे के मुकाबले में निहारिकाओं का उम्र जो होता है कम होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मिलान करना है, और वन्य जीव अभयारण्य एक तरफ है, दूसरी तरफ राज्य है। नामदफा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, पेरियार जो है आपका केरल में है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, और लामजाओ जो है केबुल लामजाओ आपको याद होगा मणिपुर में है, ठीक है। मिला लीजिएगा 2 4, ठीक है ना, 2 4, उसके बाद 2 हो गया, 1 मिनट, यहाँ 2 4 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, देख सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है। संघीय सरकार की विशेषता की बात करते हैं तो इसमें से आपका संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में देख सकते हैं दिया गया है। देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइए। तो देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है यह आर्टिकल 21 में है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, क्लियर। अच्छा अनुच्छेद 20 में क्या है, तो आपको याद होगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में क्या है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है, और 23 जो है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के निषेध से है, और अनुच्छेद 24 भी आपको याद होगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है किसी भी जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता है। देखिए किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य दिया गया, यानी कि गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे संविधान के भाग 4 में है, बिल्कुल सही दिया गया है। 36 से 51 तक के अनुच्छेद में आयरलैंड के संविधान से इसकी प्रेरणा ली गई है, और आयरलैंड स्पेन से लिया है, इस चीज़ को याद रखिएगा।
ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन डी गलत दिया गया, इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये गलत है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसका मतलब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं। तो वर्तमान में जो है अगर हम बात करें तो आपका 245 सदस्य हैं, जिसमें से 225 जो है राज्य से, और 8 केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और 6 सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। तो 14 दिन पहले सूचना देना है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है, याद रखिएगा। और इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। पहले ये एक सदस्यीय था, लेकिन 1989 में जो है इसे बहुसदस्यीय बनाया गया। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक मुख्य होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए, तो 1989 राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में, और यह दोनों जो आता है समवर्ती सूची का विषय है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि रियर व्यू मिरर में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम होता है, ठीक है ना, इसीलिए आवर्धन का मान 1 से कम होगा। आवर्धन बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पष्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई, याद रखिएगा, बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये आवर्धन हो गया। तो इसमें अगर हम बात करें तो रियर जो व्यू मिरर है, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है कम होगी वस्तु की ऊंचाई से, तो निश्चित है 1 से कम होगा, इसलिए 1 से कम राइट आंसर इसका हो जाएगा। और वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं। बिजली बिल का भुगतान जो होता है ना, ये सिंपल से समझ ली KWH में किया जाता है, यानी कि किलोवाट आवर में किया जाता है। हम लोग यूनिट देखते हैं ना, कितना यूनिट आज हुआ है, ठीक है ना, तो यूनिट 1 यूनिट बराबर 1000 वाट होता है। तो 1000 वाट का मतलब 1 किलोवाट हो गया। तो किलोवाट जो है या फिर वाट कहिए, ये एनर्जी का यूनिट है, इसीलिए हम लोग उपयोग हुए एनर्जी के लिए हम लोग भुगतान करते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा के लिए। देखिए, एक परिपथ में प्रभावी यानी कि इफेक्टिव प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। तो इसको जोड़ा जाता है किस में, श्रृंखला में, सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो सीरीज वाला आपको याद भी होगा, सीरीज में प्रतिरोध दिया गया है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 + R2, ठीक है ना, चला जाता है ये Rn तक, ठीक है ना, Rn तक। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की जो है ये झूले पर बैठी है। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, मतलब बैठ करके झूला झूल रही है, और उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है T = 2π√L/g, और आपने पढ़ा भी है कि जो ये आवर्तकाल है लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है ना। देखिए, जब लड़की बैठी हुई है और जब खड़ा हो जाएगी झूला पर, तो जब झूला पर वो खड़ा हो जाएगी तो सिंपल सा बात है कि वो धीरे धीरे दोलन करने लगेगा, और जब धीरे धीरे दोलन कर रहा है इसका मतलब आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। खड़े होने पर उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और बिंदु दूरी से कम हो जाएगी, जिसके कारण दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आवर्तकाल कम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है। रॉकेट जो है यह न्यूटन का जो तीसरा नियम है, ठीक है ना, और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है, तो शक्ति क्या होगी, तो P = आपने पढ़ा होगा W/T, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट क्या है, जूल है,
ठीक है, और टाइम का सेकंड है। तो यहाँ पर देखिए 1 जूल 1 सेकंड यानी कि 1 वाट होगा, 1 पावर होगा, तो यहाँ पर 1 वाट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1 वाट को 1 जूल प्रति सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये चीज़ आप जानते हैं। 1 हर्ट्ज होता है, तो 1 हर्ट्ज बराबर 60 वाइब्रेशन पर मिनट होता है, यानी कि यहाँ पर प्रति मिनट 60 कंपन। 1 हर्ट्ज यानी कि 1 हर्ट्ज इक्वल टू 60 नॉट 60 यानी कि 60 वाइब्रेशन पर मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसमें से देखिए एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन सारे जो है एंटीबायोटिक हैं। तो कौन सा नहीं है? तो सारे एंटीबायोटिक हैं, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन एक हीम प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन के लिए इंट्रा सेलुलर यानी कि भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है। तो इसमें लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, तो लोहा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? सही सुमेलित इसमें से अगर बात करें, उत्पादक हिरन गलत दिया गया, उत्पादक तो पेड़ पौधे होते हैं, पादप है। प्राथमिक उपभोक्ता ये भी गलत दिया गया है। गौण उपभोक्ता घास ये भी गलत दिया गया। अपघटक बैक्टीरिया ये सही दिया गया है। मनुष्य में देखिए अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्फा टॉक्सिन जो होता है ना, यह कुछ कवक और एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम इनके कारण उत्पन्न भोजन विषाक्तता है एक प्रकार का। ठीक है, खाद्य विषाक्तता जो कि लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। शुष्क स्थानों यानी कि मरुस्थल, बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है जीरोफाइट। ठीक है, हेलोफाइट उगते हैं कहाँ पर? तो ये नमक युक्त मिट्टी में। हाइड्रोफाइट ये जलीय क्षेत्र में। और सैकुलेंट अपने यहाँ पर पढ़ा होगा, सैकुलेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये दरअसल मांसल जो होता है ना, अच्छा ये एलोवेरा आपने देखा होगा, एलोवेरा कितना मांसल होता है। तो ये पौधे का मोटा भाग होता है जिसमें पानी जमा होता है, और इस तरह के पौधे जो है तो मेनली शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि टाइफाइड तथा कोलरा उदाहरण है। तो टाइफाइड और कोलरा जो होता है ये जल जनित रोग हैं। तो यहाँ पर देखिए जल जनित रोग, और ये जीवाणु से होते हैं। साल्मोनेला टाइफी जो होता है यह आपके कारण टाइफाइड होता है, इसके कारण। ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफी के कारण। और विब्रियो कॉलरी है, यहाँ मैं लिखता हूँ विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी, इसके कारण जो होता है कालरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जनित रोग है ये जल जनित रोगों का। मानव आंखें किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो यह 5500 एंगस्ट्रम जो है। मानव आंखें पीला हरित रंग के प्रकाश को सबसे, जो पीला और हरा रंग का प्रकाश है, पीला हरित रंग प्रकाश, यह सबसे आराम देता है, और इस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रम जो है होता है। चलिए सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ पर बदलती है? तो यह हरित लौक में बदलती है, आपको भी पता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लौक दोनों याद रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो हार्मोन में आयोडीन मिली होती है तो ये थायराइड हार्मोन है। ठीक है ना, तो मतलब थायरैक्सिन हो जाएगा, हार्मोन पूछा गया है तो थायरैक्सिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, और इसी की कमी से घेंगा रोग होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पौधे में पानी पहुँचाया जाता है, तो पानी जाइलम के द्वारा और भोज्य पदार्थ फ्लोएम के द्वारा, आपको भी पता है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? सबसे मीठी चीनी इसमें से फ्रुक्टोज होगा। फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी होती है। उसके बाद देखिए मिलान करना है, यहाँ पर मिलान करेंगे, विशिष्टता दिया गया है और कण दिया गया है। तो शून्य द्रव्यमान की बात करते हैं तो यह न्यूट्रिनो हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिनो ये द्रव्यमान और आवेश रहित एक मूल कण होता है। आंशिक आवेश की बात करते हैं तो ये क्वार्क हो जाएगा। आंशिक प्रचक्रण की बात करते हैं तो ये पॉजिट्रॉन हो जाएगा। और पूर्णांक चक्रण की बात करते हैं तो यह फेनॉन हो जाएगा। ठीक है, फोनॉन हो जाएगा। इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर 2 3 1 4, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है, 2 3 1 4। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो निर्वात में तो ध्वनि गमन कर ही नहीं सकती है, आपको पता है, क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए शून्य होती है। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है? तो इसमें से मूल तत्व की बात करें तो हीरा है। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, इसलिए यह एक मूल तत्व है। ठीक है, तो हीरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक की बात करते हैं तो यहाँ पर TNT है, ट्राइनाइट्रोटोलिन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी विस्फोटक है, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनोमाउटिन ये भी है।
ठीक है ना। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है, इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग सूक्ष्मजीवरोधी, कीटनाशी इन सब के रूप में किया जाता है, इसलिए विस्फोटक नहीं है। उसके बाद देखिए फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी कहा जाता है, और यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है ना। 1 मिनट, कहाँ पर दिया गया है? फोटो सेल, ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इस पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है। देखिए बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल आकाश में सैनता के कारण तैरते हैं, तो यहाँ पर सैनता राइट आंसर होगा। इन 75 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।